नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया था। कल की वीडियो में मैंने आपको अम्ल क्षार के बारे में बताया, साथ ही साथ पीएच के विषय में समझाया और पीएच का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है हमारी डेली लाइफ में, उसको हमने कल अच्छे से डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है सूचक। सूचक अर्थात जैसे कि अगर अम्ल और क्षार को बगैर हम चखे यानी कि बगैर अपनी जीभ लगाए कैसे जानेंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। मतलब ये जैसे मान लीजिए कोई विलेन है, अब उसको ये पता करना है कि ये अम्ल है कि ये क्षार है। ऐसा तो थोड़ी है कि हम राक्षसों की तरफ मुंह डाल देंगे, पता चले हमने जीभ डाला और वो निकल गया कोई तगड़ा एसिड, हमारी जीभे पूरा जार देगा यानी कि पूरा जला देगा। तो इन चीजों से बचने के लिए या इसको अवॉइड करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि यार हम अम्ल और क्षार को कैसे चेक करें या कैसे जाने। तो इसी तरीके को या ये जो टेक्नोलॉजी है या इसमें जिन जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सूचक। अब देखिए, सूचक में जैसे कुछ चीजें नेचुरल होती हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। अगर आपको प्राकृतिक रूप से सूचक प्राप्त हो जा रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, या प्राकृतिक सूचक। क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। ठीक है, जैसे हम समझते हैं, देखिए प्राकृतिक सूचक में आपका आता है लिटमस, लिटमस पत्र या लिटमस पेपर इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए लिटमस पेपर की बात करें तो ये लीचेन नामक पौधे से बनता है, लीचेन नामक पौधे से, या लाइकेन भी इसको बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइकेन जो परजीवी है, जो लाइकेन सहजीवी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, लाइकेन को भी प्राकृतिक सूचक कहा जाता है, वो यहीं से आया है। ठीक है, तो लिटमस जो पत्र है ये लीचेन नामक पौधे से बनता है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसको लाइकेन भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखे रहेगा। जब ये पत्र बनता है तो ये पत्र दो तरह का होता है, एक नीले रंग का होता है, नीला रंग, और दूसरा जो होता है वो लाल रंग का होता है, दूसरा जो होता है वो लाल रंग का होता है। क्लियर। अब हमें पहचान करनी है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। जैसे इस नीले पत्र को अगर आप अम्ल में डुबोएंगे तो ये नीला पत्र क्या हो जाएगा, लाल रंग में बदल जाएगा। वही अगर लाल रंग के पत्र की बात करें, इसको अगर आप क्षार में डुबोएंगे तो ये नीले रंग में क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, अर्थात लिटमस पेपर या अम्ल, जो अम्ल है, जो एसिड है, वो नीले रंग को लाल रंग में बदल देता है। किसका नीला रंग, लिटमस का। लिटमस जो पत्र होता है, कागज ही तो है, कोई रंग का बना दे हम, लिटमस पत्र का जो नीले रंग का पत्र होता है, अम्ल उसको लाल में बदल देता है, और लाल रंग के पत्र को जो क्षार है वो नीले में बदल देता है। तो इस प्रकार आप बगैर जीभ से चाटे हुए या बगैर जीभ लगाए आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। जैसे अब आप कहेंगे कि ये ललका वाला इसमें घुसा दे, तो मतलब सॉरी, ये नीला वाला इसमें घुसा दे, कैसे घुसाएंगे भाई। अगर आपके पास नीला वाला पत्र है, नीला वाला पत्र है, जब आप उसको लाल मान लीजिए नीले वाले को अपने क्षार में घुसा दिया, समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। लेकिन जब नीले वाले को आप अम्ल में लेके जाएंगे, फट से लाल हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे अच्छा ये जो विलयन है ये अम्ल है। ठीक है, अब हम जैसे आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए ये डब्बा हो गया, इसमें ये भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा है पता नहीं, हमारे पास दो पत्र है, एक ब्लू वाला है एक रेड वाला है। हम इसको घुसाएंगे, देखेंगे रेड हुआ कि नहीं हुआ। अगर रेड हो गया तब ये विलयन क्या है, तब ये विलयन एसिड यानी कि अम्ल है। लेकिन नहीं हुआ कुछ तो हम क्या करेंगे, अब ये रेड वाले को इसमें डालेंगे। ठीक है, और अगर ये रेड वाला ब्लू हो गया तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इस प्रकार हम लिटमस पेपर की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। क्लियर। अच्छा, लिटमस पत्र के बाद में बात करें तो दूसरा हमारा आता है हल्दी।
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे हल्दी कोई कोई नया हल्दी तो नहीं है, मतलब हल्दी आप जानते हैं पीले रंग की होती है हल्दी, ठीक है। हल्दी आपको पता है पीले रंग की होती है। अब ये कौन सी हल्दी की बात हो रही है, कहीं यहाँ कोई नई हल्दी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, यहां भी वही हल्दी है जो हम लोग खाते हैं, या जो जैसे कि किसी के हाथ पैर में चोट लग जाए तो उसको हम लगा लेते हैं दवा के रूप में, ये वही हल्दी है, ठीक है, दलिया में डालने वाली हल्दी, ठीक। अच्छा, हल्दी को या इसको अगर हम अम्ल में, जैसे हल्दी का पाउडर जब हम अम्ल में गिराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई इफेक्ट मतलब नहीं होगा, मतलब ये जैसे पीला है पीला ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्षार में आप डालेंगे तो हल्दी का जो पाउडर है वो लाल रंग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? हल्दी का जो पाउडर है वो लाल रंग में बदल जाएगा। और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हल्दी भी एक तरह से सूचक का काम करती है, ठीक है। किसका काम करती है? सूचक का, ठीक। नेक्स्ट बात करें हम तो लाल पत्ता गोभी, देखिए ये सब नेचुरल है। एग्जाम में आजकल अब ट्रेंड बदल गया है, कुछ भी पूछ सकता है, और चूंकि ये एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। लाल पत्ता गोभी, अब देखिए ये अम्ल और क्षार को कैसे डिफाइन करता है। लाल पत्ता गोभी, अब आप कहेंगे क्या हम गोभिया डाल देंगे क्या अम्लवा में? नहीं ना। तो देखिए जहां पर मिट्टी अम्लीय होगी, अम्लीय, वहां पर ये जो पत्ता गोभी होगा इसकी जो पत्ती रहेगी वो लाल रंग की होगी, और जहां क्षार रहेगा वहां पीले रंग के पत्ते देखने को आपको मिलेंगे। अर्थात जब आप गोभी को लगाएंगे या गोभी को जब आप क्या कहते हैं बोएंगे, तो अगर लाल पत्ता आ गया तो आप समझ जाइएगा कि मिट्टी वहां की क्या है? अम्लीय है। लेकिन पीला पत्ता हो गया तो क्षारीय हो जाएगा। अब आप सोचेंगे अच्छा तो आपने इसको पीला पत्ता वाला क्यों नहीं कहा, लाल पत्ता आप काहे कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की जो हमारी मिट्टी है वो अम्लीय है, और अम्लीय मिट्टी खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि पूरा, लेकिन उसमें अम्लीयता होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको लाल गोभी कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर लाल पैदा हुआ मतलब सब मामला फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी कि वो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? अम्लीय। लेकिन अगर पत्ते में पीलापन आने लगा या पीला हो गया तो समझ जाइएगा कि वहां की जो मिट्टी है वो क्षारीय है। इस प्रकार हम अम्ल और क्षार को डिफाइन कर सकते हैं लाल पत्ता गोभी से भी, ठीक है। लाल पत्ता गोभी से भी हम अम्ल एवं क्षार को डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये हो गया क्लियर आपका। अब देखिए, अब हम आगे चीजों को और समझते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए हमें ये बार बार उसमें डालना निकालना नहीं है, तो हम क्या करें? हम और आलसी हो गए। तो और आलसी हो गए तो कुछ सूचक ऐसे हैं जिनको हम सूंघने से बता सकते हैं कि ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। कैसे? देखिए, समझिएगा। पहला आपका है प्याज, दूसरा आपका है वैनिला, वैनिला, और तीसरा आपका है लौंग, तीसरा आपका है लौंग। देखिए, अब अगर हम इन तीनों को बारी बारी से अम्ल और क्षार में अगर मिलाते हैं, देखिए प्याज की जो गंध होती है, प्याज की जो गंध होती है सेम रहेगी, जैसे वो गंधाता है सेम रहेगा। लेकिन क्षार में डालेंगे तो गंध को ये पूरा खत्म कर देगा। जो प्याज गंधाता है, जो महकता है, जैसे ही प्याज को आप क्षार में डालेंगे खत्म कहानी, गंध नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि विलयन को आप समझ सकते हैं कौन क्षार है कौन क्या है, अम्ल है। सूंघ के समझ सकते हैं, आपको मेहनत भी नहीं करनी है, उसमें कुछ डालना वाला नहीं है। क्लियर? सेम चीज वेनिला में होता है। वेनिला को भी जब डालेंगे अम्ल में तो ये गंध सेम रहेगा, और यहां पे गंध क्या करेगा? खत्म कर देगा। लौंग में भी सेम चीज होता है, लौंग की गंध अम्ल में सेम रहेगी, लेकिन क्षार में जैसे ही आप इसको डुबोएंगे पूरी पूरी तरह से गंध खत्म हो जाएगी। इस प्रकार हमने ये सीखा, गंध के आधार पे हम अम्ल क्षार को अलग कर सकते हैं। उसके कुछ सूचक हैं, जैसे प्याज,
प्याज का रस या प्याज को जब हम अम्ल में डालते हैं तो उसकी गंध सेम रहती है, जैसा महकता है वैसा ही महकेगा, लेकिन जैसे ही क्षार में डालेंगे तो गंध पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सेम यही कंडीशन वेनिला और लौंग में भी होती है। इस प्रकार हम सूंघने के आधार पर भी बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए ये सारी चीजें आपके पास नहीं है, अब लेबोरेटरी में कोई प्याज लेके तो जाएगा नहीं, तो क्या मानव ने कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं जिससे हम जान सकते हो कि यार कौन अम्ल है कौन क्षार है? बिल्कुल बनाई है, देखते हैं समझते हैं। देखिए, मानव ने बनाया है मिथाइल ऑरेंज, इसी को मैथिल भी बोलते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। इसी को हम मैथिल भी बोलते हैं। देखिए, अब मिथाइल ऑरेंज है, ये मिथाइल ऑरेंज, अब इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि ये खाने वाला है, ठीक है। देखिए, मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये अम्ल में लाल रंग देता है और क्षार में पीला रंग देता है, ठीक है। एक और है आपका फिनाल्फथेलीन। देखिए, फिनाल्फथेलीन अम्ल में रंगहीन हो जाता है और क्षार में गुलाबी रंग देता है। क्लियर? इस प्रकार से हमने सभी सूचकों को एक सूची के अनुसार देख लिया। आप इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमारा यहां से सारे सूचक हो गए। प्राकृतिक सूचकों में हमने लिटमस, हल्दी, पीला और लाल पत्ता गोभी देखा। सूंघने के आधार पर हमने प्याज, वेनिला और लौंग देखा। जो मानव ने बनाया है मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फेथीन। ठीक, ये आप कर लेंगे तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप आराम से अच्छे से करके निकल जाएंगे। क्लियर हो गया? देखिए, यहां तक जो बातें थी अम्ल की हो गई, क्षार की हो गई। अब बाकी रह गया हमारा सॉल्ट यानी कि लवण। अब उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, आप ले लीजिएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि अगर आप वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रखे रहिएगा, ताकि आपको जब जरूरत पड़े आप अपना अच्छे से काम करके निकल जाएं। ठीक है, चलिए तो हम अब आगे देखते हैं और अपना हमारा जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि टॉपिक का नाम है सॉल्ट यानी कि लवण। ठीक है, चलिए समझते हैं भाई इस टॉपिक को हम अच्छे से। सूचक को तो हमने निपटा दिया, धो दिया, एकदम धोबी पछाड़ मार दिया। आगे देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लवण यानी कि सॉल्ट्स। ठीक है, देखिए, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, जब अम्ल और क्षार को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो यही बनता है भैया, लवण प्लस जल का निर्माण होता है। अब देखिए, अगर अम्ल में हम HCl ले लें और क्षार में हम NaOH ले लें, ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और ये तो आप जानते ही हैं H2O यानी कि पानी। ठीक है, देखिए, लवण के संदर्भ में देखा जाए, जब अम्ल और क्षार की सम्मिलित क्रिया होती है तो हम क्या बनता है? हमारा लवण बनता है। जैसे कि अगर HCl और NaOH को क्रिया करा दिया जाए, मिला दिया जाए, तो NaCl का निर्माण होता है, जो कि साधारण बोलचाल में हमारा साधारण नमक होता है, जिसको हम साग, सब्जी, दाल में अमरूद के साथ मिला के चापते हैं यानी कि खाते हैं। ठीक है, तो ये जो नमक है हमारा वो क्या है? NaCl है। क्या है? NaCl। इसको समुद्र से भी प्राप्त किया जाता है। अब आप कहेंगे समुद्र तो बालू होता है, मछली होती है, पता नहीं कितनी गंदगी होती है,
लेकिन नमकवा इतना उज्जर कैसे होता है? उसका कारण ये है कि समुद्र से जो NaCl प्राप्त होता है वो भूरे रंग का होता है। किस रंग का? भूरे रंग का। लेकिन इसको मशीनरी द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा एकदम साफ किया जाता है और तब टाटा बाय बाय कर दिया जाता है गंदगी को, और इस प्रकार टाटा नमक तैयार हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि नमक को सफाई किया जाता है, उसकी अच्छे से उसको बुक करके फिर उसकी गंदगी को पहले चला जाएगा, हटाया जाएगा, फिर उसको आसवन बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके तब फाइनली हमारा नमक ये तैयार हो जाता है। ठीक है, तो NaCl क्या आपने देखा? NaCl साधारण नमक है जो समुद्र से भी प्राप्त किया जा सकता है, और ये दैनिक लाइफ में या आम बोलचाल में कहें इसको हम टाटा नमक, पता नहीं कौन कौन नमक निकल गया आजकल, उस रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब ध्यान समझिएगा। अब जैसे NaCl से ही या NaCl के डेरिवेटिव्स कुछ हैं, कुछ ऐसे लौड़ों को हमें पढ़ना है जो डेली लाइफ में हमें यूज में आते हैं। जैसे नमक पढ़ने के बाद में अगला जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है? वो हमारा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। देखिए, विरंजक चूर्ण की बात करें तो ये बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं CaOH ट्वाइस और Cl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं बुझा चूना। इसकी क्रिया जब हम Cl2 से कराते हैं तो CaOCl2 बनता है, प्लस अब आप यहां से देखें तो H2O बाहर निकल जाता है। देखिए, CaCl2 को ही हम क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं भैया? विरंजक चूर्ण, या इसी का एक नाम है कैल्शियम। देखिए, रासायनिक नाम की बात करेंगे तो बदल जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या विरंजक चूर्ण, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखे रहेगा, CaOCl2। अब इसका प्रयोग क्या होता है? देखिए, इसका प्रयोग ये होता है कपड़ों से रंग उड़ाने में। कपड़ों का रंग अगर आपको उड़ाना है तो इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कपड़े का अगर ब्लैक पोर्शन उड़ाना है तो आप इसमें विरंजक चूर्ण डाल दीजिए, ऐसे कर देंगे पूरा कलर ही उड़ा देगा। ठीक है, आजकल आता है वो आलारीन जो है वो उसमें यही मिला होता है। अगर आप कोई भी आपके गंदगी है उसको लगा दीजिए, साफ कर देगा, पूरा उड़ा देगा, और अगर ज्यादा लगा देंगे तो कपड़ों को साफ कर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? हमारा विरंजक चूर्ण है। साथ ही साथ इसको जो ठोस जल होता है, एक सेकेंड, जो जल होता है, पीने का जल होता है, उसमें जीवाणुओं को मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कुएं वगैरह में कहते हैं ना कि ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, ब्लीचिंग पाउडर यही है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो इसका एक नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है। क्लियर हो गया? विरंजक चूर्ण को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, CaOCl2। इसका इंग्लिश नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है। इसका इस्तेमाल जो है कपड़ों से रंग उड़ाने में किया जाता है या साज सज्जा में किया जाता है। साथ ही साथ जो पीने का पानी होता है उसमें जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है हमारा बेकिंग सोडा। देखिए, ये सब के सब क्या है? मात्राएं होंगी, समझ जाइएगा। ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा जो हमारा होता है वो होता है NaH सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। अब देखिए, ये आपका बनता कैसे है? ये आपका बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। ठीक है, इसके रिएक्शन से हमारा बनता है NH4Cl प्लस NaHCO3। यही है हमारा बेकिंग सोडा। क्या है भैया? बेकिंग सोडा, या इसको कहते हैं खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। क्यों कहते हैं समझिए।
कहीं अगर आप 13वीं में या शादी में जाइए तो जो बुढ़े लोग होते हैं वो गरियाने लगते हैं, क्या पता नहीं कैसे पूड़ी बनाया है, मेरा दांत टूट जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर पूड़ी में बेकिंग सोडा मिला देंगे तो पूड़ी एकदम खस्ते की तरह हो जाएगी और आप आराम से खप खप करके खा जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं मिलाएंगे तो पूड़ी ईंटा पत्थर गैया हो जाएगी, आपके दांत को खा जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक केक हो गया, पावरोटी हो गई, पावरोटी के साथ साथ पूड़ी हो गई, इसको नरम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? बेकिंग सोडा का। किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का। ठीक है, अब आगे देखिए, साथ ही साथ इसका प्रयोग ठोस जो पानी होता है या कठोर जो पानी होता है उसकी कठोरता को नष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? बेकिंग सोडा का प्रयोग पानी की कठोरता को खत्म करने के लिए भी किया जाता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर हो गया? चलिए, 2 हो गया। अच्छा, अब हम समझते हैं अगला अपना टॉपिक जो है। अगला हमारा है धावन सोडा, चौथा नंबर, धावन सोडा। देखिए, Na2CO3 को जब हम एकदम जल में घोल घाल देंगे तो Na2CO3.10H2O बनता है, जिसको हम कहते हैं धावन सोडा। अब देखिए, आपके लिए कंफ्यूजन हो रहेगी हम क्या इसमें से याद करें। देखिए, अगर छोटे लेवल का एग्जाम है तो आपसे फॉर्मूला नहीं पूछता, आपसे सीधा पूछता है कि बेकिंग सोडा का क्या प्रयोग है, जो मैंने आपको बता दिया, या व्यंजक चूर्ण का क्या प्रयोग है, या इसका क्या प्रयोग है। थोड़ा सा आप लेवल अप लेके चलेंगे तो आपसे इनका रासायनिक नाम पूछने लगेगा। जैसे व्यंजक चूर्ण का क्या नाम है? क्या नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका अब ये अगर पूछ लिया तो आप फंस जाएंगे, यार ये क्या क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो अब सोडियम, इसका देखिए ये है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन जो 10H2O लग गया है इसको ध्यान रखिएगा बस, बाकी आपका सेम है। ठीक है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस वाटर बढ़ गया है। अब देखिए, इसका जो प्रयोग होता है ये तो आप जानते ही हैं, घरों की साफ सफाई में होता है। पहला, घरों की साफ सफाई में। दूसरा होता है कपड़ा धुलाई में। ठीक है, कपड़े की धुलाई में, घरों की साफ सफाई में और कपड़े की धुलाई में इसका प्रयोग होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने में भी होता है, इसका भी इसका भी। ठीक है, जल की कठोरता को, मतलब जल अगर बहुत, मतलब अगर ऐसा जल है जो कपड़ा साफ नहीं कर रहा है, इसको मिला दीजिए, पूरी तरह से साफ कर देगा। ठीक है, ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको नोट करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा लास्ट है उसको समझते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, खूब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी क्यों इंपॉर्टेंट समझाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम हेमेटाइट या कैल्शियम अर्ध सल्फेट। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, इसका नाम आपको थोड़ा अच्छे से बताते हैं देख करके, नहीं तो नाम गड़बड़ हो जाएगा, फिर गलती हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या इसका नाम है हेमी हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम हेमी हाइड्रेट कह लीजिए या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये इसका नाम है। किसका नाम है भैया? CaSO4.12H2O का। ठीक है, CaSO4.12H2O का ये नाम है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कारण क्या है? जैसे किसी की हड्डी टूट जाए हाथ पैर की, तो जो प्लास्टर होती है ना वो इसी से होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है,
कुछ जैसे कुछ उपकरण, कुछ खिलौने, कुछ बर्तन भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखे रहेगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 हाफ H2O को जब हम हाफ H2O से रिएक्ट कराते हैं तो ये CaSO4 2H2O बन जाता है, जिसको हम कहते हैं जिप्सम। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? जिप्सम। ठीक है, क्या कहते हैं? जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम जो कि एक कठोर पदार्थ है या कठोर आपका मैटर है कह सकते हैं, और ये जो आपका ये होता है ये पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही जिप्सम का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारे यहाँ का टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण समाप्त होता है। इस चैप्टर को भी हमने अच्छे से देख लिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।